चलो शुरू करते हैं। CGPSC ACF या CGPSC फॉरेस्ट रेंजर के लिए मैं फिज़िक्स पढ़ा रहा हूँ और ये लेक्चर नंबर 24 है। इसमें जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग MCQ करेंगे। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोल रहा है? किसी प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान मतलब प्रतिवर्ती धारा मतलब AC करंट, शिखर मान मतलब पीक वैल्यू I0 दे दिया है। तो धारा का वर्ग मध्य मान क्या होगा? मतलब IRMS बताना है आपको, IRMS। तो IRMS क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2। ठीक है, क्या होता है? पीक वैल्यू अपॉन √2, यही होता है ना। पीक वैल्यू याद है कि नहीं याद है? ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू क्या है? 5√2 अपॉन √2 कैंसिल, क्या बचा? 5 एम्पियर। तो आंसर हो जाएगा 1 का A, 5 एम्पियर। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब यदि वोल्ट मीटर द्वारा नापे जाने वाले AC मेंस का विभव इतना है, ठीक है, मतलब वोल्टेज इतना है, इतना प्राप्त होता है, तो इस विभव का वर्ग मध्य मान क्या होगा? इसको मिटा देते हैं। मतलब VRMS निकालना है। तो VRMS क्या होता है? V0 बाई √2। ठीक, अब ये आपका V0, ये 200 वोल्ट दे दिया। V0 कितना है? 200 वोल्ट अपॉन √2। अब आप इसको अगर रैशनलाइज करें तो ऊपर नीचे √2 का इंटू कर देंगे तो क्या हो गया? 200 √2 अपॉन नीचे आ गया 2 से इसको कैंसिल कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 100 √2 वोल्ट। तो आंसर B 100 √2 वोल्ट। ठीक है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस AC में सभी चैप्टर में लगभग सारे क्वेश्चंस तो मैं नहीं करा सकता हूँ। हाँ, आप लोग क्वेश्चंस कीजिए, जिनको भी डाउट होगा मैंने उनके लिए वो पिछले लेक्चर में, शायद लेक्चर नंबर 23 या 22 में टेलीग्राम का लिंक दे दिया है। तो आप उस लिंक में आके मेरे से डाउट पूछ सकते हैं अगर कुछ डाउट हो तो। ठीक है, अब देखिए, AC मापक यंत्र कहलाता है। अल्टरनेटिंग करंट को जिससे नापते हैं वो क्या कहलाता है? तो हॉट वायर एमीटर। क्या कहलाता है? हॉट वायर एमीटर। तो ऑप्शन D, तप्त तार आमापी। ठीक है, हॉट वायर एमीटर कहलाता है। देखिए, अभी तक जो हम लोग AC या DC में नापते थे तो क्या डाल देते? सीधे वोल्ट मीटर, ये शायद मैंने चर्चा किया है, और एमीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर और एमीटर लगा देते। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुआ हो तो उसको थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, है ना। तो वोल्ट मीटर और एमीटर से नापते थे। लेकिन अब जब ये DC लेकिन अब जब हम लोग AC में आए तो हम लोग क्या देखते हैं? इस टाइप से कुछ, मतलब एक बार प्लस हो रहा है, एक बार पॉजिटिव हो रहा है और एक बार निगेटिव हो रहा है। कुछ फिक्स डायरेक्शन है ही नहीं, डायरेक्शन तो उलटता जा रहा है। प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो कुछ फिक्स डायरेक्शन है ही नहीं, तो करंट देगा कैसे? तो हम कैसे निकालें? तो ये सिंपल वोल्ट मीटर या एमीटर आप लगाएंगे तो आप AC में मेजर नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? उस केस में हम लोग यहां नोटिस करते हैं कि ऐसा क्या है जिसको हम यूज में ले सकते हैं। तो वो है हीट माने हिंदी में जिसको बोलते हैं ऊष्मा। डायरेक्शन बदल रहा है, जो भी कर रहा है, हीट तो हो रहा है ना। तो हम लोग हीट के हेल्प से हम लोग यहाँ करंट या वोल्टेज हम लोग नापेंगे। हीट के हेल्प से हम हीट नाप के बताएंगे कि करंट कितना है, हीट नाप के बताएंगे वोल्टेज कितना है। तो AC में जब हम नापने आए तो ये नहीं लगा, वोल्ट मीटर और एमीटर नहीं लगा, तो हम लोग क्या ले लिए? हॉट वायर वोल्ट मीटर, हॉट वायर एमीटर। ठीक है, हॉट वायर वो वोल्ट मीटर या हॉट वायर एमीटर ले लिए हम लोग। अब हम लोग इससे नापेंगे, और ये किस सिद्धांत पर नापेगा?
तो ऊष्मा हीट के बेस पर ये नापेगा। ठीक है, तो इसमें तो सिंपल सा आप डी ऑप्शन लगा सकते हैं, तप्त तार आमापी। तीसरा हो गया थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ देखते हैं, तप्त तार आमीटर। ठीक है, तप्त तार माने हॉट वायर एमीटर तथा तप्त वायर वोल्टमीटर। हॉट वायर वोल्टमीटर दोनों का कार्य सिद्धांत माने वर्किंग प्रिंसिपल करंट के निम्नलिखित में से किस प्रभाव पर आधारित है? वोल्टमीटर, हॉट वायर वोल्टमीटर एंड हॉट वायर एमीटर का सिद्धांत बता दिया है मैंने, किस पे डिपेंड करता है? ऊष्मीय प्रभाव पर। बस, ना रासायनिक, ना चुंबकीय, ना विद्युत चुंबकीय प्रभाव, किस पे? ऊष्मीय प्रभाव। हीट से वो हमको बताता है करंट कितना है, वोल्टेज कितना। सिंपल में समझिए इसको, कोई दिक्कत नहीं। समझ आ गया? इसको भी मैं टाल देता हूं। ओके, अब आगे देखिए क्या बोल रहा है। एक चोक कुंडली, चोक कुंडली मतलब चोक कॉइल। चोक कॉइल क्या होता है? चोक आप लोग जानते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट में ऐसा गोल सा छोटा सा सिलेंडर लगा रहता है, सिलेंडर टाइप का, वो चोक कॉइल रहता है। उसका यूज क्या है, चलिए देखते हैं। चोक कुंडली ऐसी कुंडली होती है जिसका क्या ज्यादा क्या कम होता है वो हम लोग को देखना है। तो उससे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि चोक कॉइल का आखिर मतलब चोक कॉइल में होता क्या है, यूज क्यों करते हैं हम लोग। चोक कॉइल जो है वो हम लोग यूज करते हैं करंट को कम करने के लिए। ठीक है, जैसे कि आपका मान लीजिए ट्यूबलाइट डायरेक्ट कनेक्टेड है। ठीक है, जो भी हमारे घर में सप्लाई आ रहा है 220 वोल्ट का सोर्स सप्लाई आ रहा है, उससे डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो वो ज़्यादा करंट पाके वो उड़ सकता है, फ्यूज़ हो सकता है। जो आपका ट्यूब है, ठीक है, वो फ्यूज़ हो सकता है। तो उससे बचाने के लिए हमको क्या करना है, करंट को कम करना है। तो हम करंट को कम करने के लिए क्या करते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हम लोग बढ़ा देते हैं करंट को कम करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या है, अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो एक चीज़ समझिए कि हीट लॉस भी होता है ना, हीट लॉस। तो हम लोग एक ऐसा चीज़ यूज़ करते हैं, चोक कॉइल। चोक कॉइल यूज़ करते हैं जिसमें होता क्या है, आप सिंपली समझिए कि इंडक्टेंस ही होता है। इंडक्टेंस देखे ना, ऐसा 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 ऐसा। तो एक सॉफ्ट आयरन पे बहुत सारा ऐसे ऐसे घने टाइप से कॉइल बना रहता है, इस टाइप से। तो ये एक तरह से इंडक्टर ही है, तो इसी को हम लोग चोक कॉइल बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है चोक कॉइल में, तो चोक कॉइल में इंडक्टेंस बहुत ज्यादा होता है। इंडक्टेंस इज वेरी लार्ज। ठीक है, इंडक्टेंस क्या होता है, वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा होता है। इंडक्टेंस कौन, एल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब जो आपका रेजिस्टेंस है उससे तो बहुत ज्यादा होने वाला है। ठीक है, तो इंडक्टेंस का रेजिस्टेंस क्या होता है, इंडक्टेंस का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है। इंडक्टेंस का रेजिस्टेंस क्या होता है, एक्सएल, बताया था मैंने, एक्सएल। और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ओमेगा एल। और जो हमारा नॉर्मल रेजिस्टेंस होता है आर, तो इससे ये काफी ज्यादा होने वाला है। मतलब इंडक्टेंस इतना हाई होता है कि उसके सामने रेजिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल रहता है। मतलब एक्सएल इज मच ग्रेटर देन रेजिस्टेंस, या एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल इज मच ग्रेटर देन रेजिस्टेंस। ठीक है, अब यहां पे मैं आप लोग को पावर फैक्टर से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं, पावर फैक्टर। और पावर मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, पावर इन एसी सर्किट, पावर इन एसी सर्किट। शायद पढ़ाया होगा, नहीं भी पढ़ाया होगा तो देख लीजिए, पावर इन एसी सर्किट। तो देखिए अभी तक आप लोगों ने पावर इज इक्वल टू क्या देखा है, डीसी में वी आई पावर। ठीक है, अब यहां वी आई नहीं लग सकता है, बात समझ आ रही है। अब यहां पावर वी आई नहीं लग सकता है, तो आप पावर याद रखेंगे वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू
कॉस फाई, ये होगा हमारा पावर का फॉर्मूला एसी सर्किट में। और ये जो कॉस फाई है यही क्या कहलाता है, पावर फैक्टर। क्या कहलाता है ये, पावर फैक्टर। ठीक, अब साथ में अच्छा कॉस फाई की वैल्यू बताऊंगा, अभी आप रुक जाइए, हम लोग इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या बोला था, एक चोक कुंडली ऐसी कुंडली, मतलब चोक कॉइल ऐसा कॉइल है, ऐसी कुंडली ऐसा कॉइल है होती है जिसका प्रेरकत्व नगण्य माने इंडक्टेंस नेग्लिजिबल तथा रेजिस्टेंस अधिक। ये सही बात है? नहीं, इसमें क्या होता है, इंडक्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इंडक्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा हो जाता है इंडक्टेंस कि रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल रहे, नगण्य रहे। तो आप ऑप्शन चुनिए कौन सा है, प्रेरकत्व अधिक, मतलब इंडक्टेंस काफी ज्यादा। ठीक है, ये सही बात है, मैच कर रहा है। तथा प्रतिरोध नगण्य, रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, नेग्लिजिबल। तो ये ऑप्शन बी हम लोग सेलेक्ट करेंगे। जहां चोक कॉइल की बात आए, आपको क्या याद आना चाहिए दिमाग में, आपको दिमाग में ये आना चाहिए कि इसका इंडक्टेंस एल जो है, इंडक्टेंस एल वो बहुत लार्ज होता है, वेरी हाई। ठीक है, बहुत ज्यादा होता है इसका इंडक्टेंस, वेरी हाई। और रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, कम, मतलब कम मत बोलिए भाई। अब मान लीजिए कुछ रेजिस्टेंस है, आर है, ठीक है, और इसका कुछ इंडक्टेंस है अभी। अब आर के साथ कोई छेड़खानी मत कीजिए, आप इंडक्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ा दीजिए, तो ये इसके सामने ये तो नेग्लिजिबल हो जाएगा, और बढ़ा दीजिए इसको। इसके साथ हमने कुछ नहीं किया, लेकिन ये इतना ज्यादा रहता है इंडक्टेंस कि ये नेग्लिजिबल हो गया। अब इंडक्टेंस क्यों ज्यादा होता है, फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स, जो हम लोग सॉफ्ट आयरन बांध रहे हैं उसको बढ़ा देते हैं, तो यही कॉइल है। अब सवाल ये है कि सर जब करंट ही कम करना है, आप करंट कम करने के लिए इसको लगा रहे हो चोक कॉइल को, तो रेजिस्टेंस लगा लो। बिल्कुल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं आप, लगाइए, करंट कम होगा। लेकिन होगा क्या वहां पे कि अब आप प्योर रेजिस्टेंस लगाए हैं तो पावर लॉस ज्यादा होगा। ठीक है, अब सवाल यह है कि सर प्योर रेजिस्टेंस लगाने से पावर लॉस ज्यादा कैसे होगा, चलिए वो भी हम लोग देख लेते हैं। इसको मिटा रहा हूं कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में पावर लॉस ज्यादा कैसे होगा। पावर लॉस का फॉर्मूला आप लोगों ने लिख लिया है। ठीक, अब एक चीज मैं आप लोगों को याद दिला दूं, ऐसा हम लोग कुछ, अच्छा ये फाई क्या है, फेज डिफरेंस, ये फाई एंगल पे। ठीक है, अब अगर आप रेजिस्टेंस लेते थे, ये आर, और हम लोग किस सर्किट की बात कर रहे हैं, आर एल, जिसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस रहे। और ये तो रेजिस्टेंस हो गया आपका, ये रेजिस्टर का रेजिस्टेंस हो गया, और एल किसका रेजिस्टेंस हो गया, अभी जो हमारा केस चल रहा था उसकी बात कर रहे हैं। ये किसका हो गया, इंडक्टर का रेजिस्टेंस, एक्सएल बराबर ओमेगा एल। और ये क्या होता था, ये क्या होता था, इसको शायद हम लोग इम्पीडेंस बोलते हैं। इम्पीडेंस मतलब उसका ओवरऑल कितना रेजिस्टेंस हुआ। तो Z बराबर क्या होता है, Z बराबर क्या होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, या अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। जिनको भी जो समझ नहीं आए वो कांटेक्ट करेंगे, मैं टाइम निकाल के हेल्प करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये होता है। अब यहां पे आप देखिए कॉस फाई क्या होगा, कॉस फाई क्या होता है, पावर फैक्टर। इस ट्रायंगल में देखिए कॉस फाई क्या होगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, आधार बटा कर्ण, तो बेस क्या है आर अपॉन हाइपोटेनस क्या है जेड, इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, आर अपॉन जेड की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। एक्सएल बताया था मैंने, मेरे को याद है, एसी वाले में आप लोग देखेंगे, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। अब देखिए इस केस में इसको मिटा दो,
कॉस फाई बस आप लोग याद रखेंगे कि कॉस फाई क्या है। अब देखिए, अब यहां पे आपका R इज नेग्लिजिबल, ये किस वाले केस में चल रहे हैं हम लोग, चोक कुंडली, चोक कॉइल में चल रहे हैं। R जो है वो आपका काफी छोटा है किससे, ओमेगा एल से, ठीक। R काफी छोटा है किससे, ओमेगा एल से, क्योंकि ओमेगा एल आपका इम्पीडेंस बोल रहा हूं, इंडक्टेंस काफी ज्यादा होता है चोक कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए, काफी ज्यादा है, ठीक है। तो उसके कंपैरिजन में रेजिस्टेंस कम होता है। तो अगर आप यहां से रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, अगर आप रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हटा दीजिए तो R बाई अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, या R बाई ओमेगा एल, ठीक है, R बाई ओमेगा एल। और ये R आपका नेग्लिजिबल है, तो अगर आप इसको जीरो ले लेंगे, नेग्लिजिबल है तो लगभग जीरो ले लिए, तो ये लगभग जीरो के बराबर हो जाएगा पावर फैक्टर। ये तो एक तरीके से समझा है। अब मैं दूसरे तरीके से इसी को समझाता हूं, दूसरे तरीके से समझाता हूं। देखिए, आप अगर आर एल के केस में चल रहे हैं, ठीक है, आप अगर आर एल के केस में चल रहे हैं तो फेज डिफरेंस याद कीजिए, फेज डिफरेंस कितना होता है इसमें। प्योर, एक काम करते हैं, पहले प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात कर लेते हैं हम लोग, प्योर रेजिस्टिव, जिसमें खाली रेजिस्टेंस हो। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता है, V एंड I आर इन सेम फेज, वोल्टेज और करंट सेम फेज में होता था, ठीक है, मतलब उनमें फेज डिफरेंस नहीं होता था। तो फेज डिफरेंस फाई बराबर क्या होगा, जीरो। फेज डिफरेंस फाई बराबर क्या होगा, जीरो, 0 डिग्री। समझ आ रहा भाई। आप याद कीजिए, प्योर रेजिस्टेंस में क्या था, करंट और वोल्टेज सेम फेज में आता था, कोई फेज डिफरेंस नहीं होता था, तो वो सेम फेज में होता था, तो उसमें फेज डिफरेंस जीरो हो गया V और I के बीच में। अब आप पावर निकालिए, V RMS इंटू I RMS कॉस जीरो, और कॉस जीरो कितना होता है, 1, तो ये क्या आ गया, V RMS इंटू I RMS। देखिए, ये पावर लॉस है, पावर लॉस हो रहा है, इतना पावर लॉस हो रहा है, ठीक है, इतना पावर लॉस हो रहा है। अब मैं चलता हूं इसी में प्योर, इसको मिटा देता हूं, अब मैं चलता हूं इसी में प्योर इंडक्टिव सर्किट, मतलब जिसमें खाली L रहे। तो अब V और I इसमें सेम फेज में नहीं रहता था, जाके फॉर्मूला उठा के देखिए, 90 डिग्री का डिफरेंस रहता था, ये पढ़ाया मैंने। तो फाई बराबर यहां पे क्या हो जाता है, 90 डिग्री। तो अब अगर आप इसमें 90 डिग्री पुट करेंगे तो V RMS I RMS cos 90, और cos 90 क्या होता है, जीरो होता है, तो पावर लॉस जीरो। समझ आ रहा है। तो अब खाली अगर इंडक्टर उसमें लगा देते हैं, प्योर इंडक्टिव सर्किट, तो पावर लॉस क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। और जब आप रेजिस्टेंस लगाए थे तो प्योर रेजिस्टेंस में पावर लॉस क्या आ रहा था, V RMS इंटू I RMS, मतलब कुछ वैल्यू आएगी। तो अब आप सोच लीजिए कि अब आपको चोक कॉइल यूज करना है या रेजिस्टेंस यूज करना है। जब आप चोक कॉइल यूज कर रहे हैं तो उसमें पावर लॉस जीरो हो रहा है, लेकिन वही आप रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं तो उसमें पावर लॉस इतना हो रहा है। तो भाई आप कौन सा यूज करेंगे, वही यूज करेंगे ना जिसमें पावर लॉस जीरो हो। तो ये हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये 5th हो गया। 6 क्या बोल रहा है, किसी प्रत्यवर्ती परिपथ में, माने AC सर्किट में शक्ति गुणांक माने पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक मतलब पावर फैक्टर अधिकतम होता है जब, कब अधिक होता है। तो देखिए, अगर आपके सर्किट में खाली इंडक्टेंस है तो पावर जीरो, ठीक है। पावर जीरो क्यों, क्योंकि पावर फैक्टर आपका क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। cos फाई जो है cos 90 जीरो हो जाए। ये पावर के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये पावर फैक्टर के बारे में बात कर रहा है।
ठीक। अब देखिए, अब अगर आप खाली धारितात्मक मतलब क्या बोलते हैं उसको, कंडक्टेंस हो खाली, ठीक है, इंडक्टेंस कंडक्टेंस, खाली कंडक्टेंस, क्या वो कैपेसिटेंस, कंडक्टेंस बोल रहा हूं सॉरी, कैपेसिटेंस, अगर कैपेसिटेंस हो तो कैपेसिटेंस वाले केस में फाई बराबर क्या होता है, -90 डिग्री। यहां पे भी 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, यहां पे भी 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, लेकिन रेजिस्टेंस में फेज डिफरेंस कितना होता है, 0 डिग्री। तो आपको पूछ रहा है पावर फैक्टर cos फाई कब मैक्सिमम होगा, इस पे मैक्सिमम होगा, नहीं, इस पे 0 होगा। पावर की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ पावर फैक्टर की बात हो रही है, शक्ति गुणांक पावर फैक्टर cos फाई की बात हो रही है, सिर्फ cos फाई की बात हो रही है। मैं लिखता हूं यहां PF पावर फैक्टर cos फाई। अब बताइए इस पे cos फाई कितना होगा, 90 पे 0, cos फाई -90 पे 0, cos फाई 0 पे 1। तो मैक्सिमम कब हो रहा है, मैक्सिमम कब हो रहा है, जब फाई 0 है, और फाई 0 किस केस में है, रेजिस्टेंस वाले केस में। तो क्या चुनेंगे, केवल प्रतिरोध युक्त हो, मतलब प्योर रेजिस्टेंस हो खाली सर्किट में। उतना हिंदी का एग्जैक्ट मतलब मेरे को भी नहीं पता, लेकिन प्योर रेजिस्टिव हो, ठीक है, खाली रेजिस्टेंस रहे, क्योंकि खाली रेजिस्टेंस रहेगा तो एंगल फेज डिफरेंस 0, और फेज डिफरेंस 0 मतलब cos फाई 1। देखिए cos फाई की वैल्यू कहां से कहां हो सकती है, cos फाई की वैल्यू कहां से कहां होगी, 0 to 1, 90 रखेंगे तो 0, -90 रखेंगे तो भी 0, और 0 पे मतलब प्योर रेजिस्टेंस वाले केस में जब फेज डिफरेंस नहीं है, फाई 0 रखेंगे यहां पे तो cos 0 1, तो उस केस में 1 आएगा। वही केस पूछ रहा था कि किसी प्रतिवर्ती परिपथ में एसी सर्किट में शक्ति गुणांक अधिकतम होता है जब, कब होगा, केवल इंडक्टिव हो, केवल कैपेसिटिव हो, नहीं, एलसी सर्किट हो, नहीं, कब, हम लोग जान रहे हैं भाई, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, क्योंकि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस 0 होता है। तो cos फाई में 0 पुट करेंगे तभी तो मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी। cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 cos थीटा की, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, किसी एसी परिपथ में वोल्टेज तथा धारा, वोल्टेज V, किसी एसी सर्किट में वोल्टेज V तथा एंड करंट I हो तब शक्ति क्षय होता है, पावर लॉस। यही तो है भाई साहब पावर लॉस। अब क्या पावर लॉस को आप VI लिखेंगे एसी में, नहीं लिखेंगे, पावर लॉस इन एसी VI नहीं लिखेंगे, क्या होता है VI cos फाई, ठीक है, VI cos फाई, और V कौन सा, RMS, I कौन सा, RMS, और cos फाई। तो ये तो होने का सवाल है ही नहीं, ये भी होने का सवाल नहीं है, तो बचा क्या, D क्या बोल रहा है, V तथा I के बीच कला कोण, मतलब फेज डिफरेंस पर निर्भर करता है। सही बात बोल रहा है भाई, पावर लॉस किस पे डिपेंड कर रहा है, पावर फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, मतलब पावर, और पावर फैक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है, देखिए ये पावर लॉस जो है आपका पावर फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, और पावर फैक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है, पावर फैक्टर cos फाई किस पे डिपेंड कर रहा है, फाई पे। फाई क्या है, कला कोण है, मतलब फेज डिफरेंस है वो, ठीक है। तो कला कोण पर, फेज डिफरेंस पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है कौन, पावर लॉस एसी सर्किट में जो है, ठीक है। इसको लिख लीजिए, आगे देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, किसी एसी परिपथ मतलब एसी सर्किट पर वोल्टता मतलब वोल्टेज VT इजिकल्स टू इतना वोल्टेज लगाने पर उसमें एक प्रत्यवर्ती धारा मतलब अल्टरनेटिंग करंट IT इतना आ रहा है, तो परिपथ में प्रयुक्त औसत शक्ति होगी। औसत शक्ति आपको बताना है, माने एवरेज पावर, वही जो मैं पावर लॉस की बात कर रहा था वही पावर बताना है आपको, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहली बात एवरेज पावर क्या होता है, VRMS इंटू IRMS
कॉस फाई इंटू कॉस फाई, जहां फाई क्या है, फेज डिफरेंस है। देखते हैं अब क्या क्या दिया है। अब देखिए ये कौन सा फॉर्म दिया है, क्या दिया है, तो अब याद कीजिए ई बराबर क्या होता था, ई नॉट साइन ओमेगा टी होता था। अब ई की जगह पे आप वी लिख दीजिए, वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, और अगर कुछ एंगल डिफरेंस है तो प्लस माइनस फाई, ठीक है, और यहां भी प्लस माइनस फाई। अच्छा, अब आप v वाले को v वाले से कंपेयर कीजिए, vt, ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज बताता है किसी इंस्टेंट पे, 30 साइन 1000 t, साइन 1000 t, ठीक। तो आप यहां प्लस माइनस कुछ नहीं, इसको हटा दीजिए, बस ओमेगा टी रहेगा। तो यहां पे ओमेगा कितना है, 1000 है, और वी नॉट कितना है, 30 है। अच्छा, करंट जो गिवन है उसको लिखते हैं। देखिए करंट क्या गिवन है, 0.3 साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी की जगह पे दिया है 1000 टी माइनस 60 डिग्री। ये देखिए, दोनों को ध्यान से देखिए, दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, 60 डिग्री है, तो मतलब फाई बराबर 60 डिग्री। फाई फेज डिफरेंस होता है, इसका एंगल और इसका एंगल देखिए ना, दोनों के एंगल में कितना डिफरेंस है, 60 डिग्री का डिफरेंस है, 60 डिग्री एंगल डिफरेंस हो गया, ठीक है, फेज डिफरेंस हो गया। अब देखिए वी आर एम एस को आप क्या लिख सकते हैं, आई नॉट अपॉन वी नॉट अपॉन √2, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, और ये क्या हो जाएगा, आई नॉट अपॉन √2 कॉस 60 डिग्री। अब देखिए वी नॉट कितना है, वी नॉट कितना है, वी नॉट यहां से कंपेयर कीजिए 30 अपॉन आई नॉट कितना है 0.3, यहां आई नॉट इसको कंपेयर कीजिए 0.3, ये आपको पता चल जाएगा, तुरंत आप बना सकते हैं। और फिर यहाँ पे √2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और cos 60 कितना होता है 1/2, 2 इंटू 2 4। अब इन दोनों का इंटू करेंगे 30 इंटू 0.3, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9/4। अब आप इसको अगर डिवाइड करें तो 4 2 ज़ा 8, बचा 1, 10 हुआ, 4 2 ज़ा 10, फिर बचा कितना 2 बचा, तो 4 5 ज़ा 20, तो 2.25 वॉट, ये हो जाएगा 8 का A 2.25 वॉट, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, इतने में ही लोग परेशान कर दे रहे हैं, आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हो, क्या है क्या है। ठीक है भाई, जो आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है उसको फिर मत पढ़ो, छोड़ दो, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं पढ़ा रहा है, मत पढ़िए, आप उसको स्किप कर दीजिए। मेरे को जो लग रहा है मैं वो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जिनको नहीं है भाई वो छोड़ दें, मतलब कि उसको स्किप कर दें, छोड़ दें, मतलब आपसे कोई ज़बरदस्ती तो नहीं बोल रहा है कि पढ़ाइए। देखिए अभी जो वीडियो का फ्रीक्वेंसी हो गया, वीडियो डालना मैंने कम कर दिया है। हुआ क्या कि एक तो एग्ज़ाम का डेट पोस्टपोन्ड हो रहा है, मतलब लगभग कन्फर्म ही है समझ लीजिए, और दूसरा कोई बहुत कम लोग अब देख रहे हैं वीडियो या कमेंट कर रहे हैं, तो आप लोग जो देखते हैं ना, तो आप लोग का फिर आप लोग कमेंट करते हैं, तो आपका एनर्जी देख के मेरे को अच्छा लगता है, तो मैं भी एनर्जाइज होता हूँ, फिर मैं भी वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, मैं भी रिकॉर्ड करता हूँ अच्छे मन से पूरा एकदम। अब कोई देखता ही नहीं है तो नहीं मज़ा आता है, कोई ज़्यादा लोग नहीं देख रहे हैं तो छोड़ देता है आदमी। चलिए अब देखते हैं क्या बोल रहा है, विशुद्ध प्रेरकीय। विशुद्ध विशुद्ध का मतलब छोड़िए, प्रेरकीय मतलब क्या होता है, इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट,
वही चोक कॉइल वाला। इसमें क्या बोल रहा है, शक्ति गुणांक मतलब पावर फैक्टर का मान है, पावर फैक्टर का मान क्या होगा। विशुद्ध मतलब मेरे ख्याल से प्योर इंडक्टिव सर्किट में पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी। पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाई। अब आपको याद है कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में फाई कितना होता है, फाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये होता है फाई 90 डिग्री होता है, फेज डिफरेंस 90 डिग्री रेजिस्टेंस से। तो cos फाई क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा आंसर होगा A 0। आप लोग को ये याद रहना चाहिए कि प्योर इंडक्टिव बोले या कैपेसिटिव बोले, उसमें वोल्टेज और करंट में कितने डिग्री का डिफरेंस रहता है, फेज डिफरेंस रहता है 90 डिग्री का फेज डिफरेंस रहता है वोल्टेज और करंट में। किसमें तो इंडक्टर वाले में, इंडक्टिव सर्किट में और कैपेसिटिव सर्किट में। बस रेजिस्टेंस वाले में कोई डिफरेंस नहीं रहता है, तो उसमें शक्ति गुणांक पावर फैक्टर 1 आता है। ठीक है, अब देखते हैं। अब आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, एलसीआर परिपथ है, मतलब एलसीआर सर्किट में एल मतलब इंडक्टेंस भी रहे, कैपेसिटेंस भी रहे, रेजिस्टेंस भी रहे, तीनों एक ही सर्किट में रहे। तो सर्किट में अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद क्या होता है, रेजोनेंस की स्थिति में शक्ति गुणांक माने पावर फैक्टर। अब देखिए, अब ये रेजोनेंस का कंडीशन क्या है, रेजोनेंस की स्थिति में रेजोनेंस का कंडीशन क्या है, रेजोनेंस होता क्या है, ये हम लोग को सबसे पहले यहां पे समझना है कि भाई साहब ये रेजोनेंस है तो है क्या। ठीक है, तो समझिए, आप लोग को बताया था मैंने इम्पीडेंस Z, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ये तो मेरे को नहीं याद आ रहा है हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन इसका मैं डायग्राम देख के बता रहा हूँ। पिछले बार आपको बताया था ये XL, ये R और ये Z। तो Z बराबर क्या होता था, और XL क्या है, ओमेगा L। तो Z बराबर क्या होता था, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर जो भी है। ठीक, तो अब जब तीनों रहेगा तो ये वाला जो टर्म है आपका, ये XL माइनस XC होगा। ठीक, तो अब यहां पे Z बराबर क्या होगा, अब यहां Z बराबर होगा, अच्छा हाँ एक चीज मैं बता दूं, XL क्या है, ओमेगा L है, और XC क्या है, 1/ओमेगा C। ठीक है, जिन लोग उस टाइम नहीं पढ़े थे अभी देख लें। अब देखिए Z इज इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ये वाली वैल्यू XL माइनस XC। तो XL क्या है, ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C। Z इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब देखिए I इज इक्वल्स टू क्या होता है, V बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो अब अगर हम लोग I नॉट निकालें तो V नॉट, या आप लिखिए E नॉट बाई, अब टोटल रेजिस्टेंस क्या है, Z। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं शायद। तो ये E नॉट अपॉन Z क्या होगा, R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का स्क्वायर अंडर रूट। अब देखिए इसको मिटाल रहा हूं। रेजोनेंस का कंडीशन क्या होता है कि हमको करंट मैक्सिमम करना रहता है। आप रेजिस्टेंस को खत्म नहीं कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को जीरो नहीं कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहां करंट इज इक्वल टू क्या है, ई नॉट बाई दिस। तो आप इसको तो बढ़ा ही सकते हैं, जो भी बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए ये कांस्टेंट है,
तो अब आपको इस पूरे आंसर को मतलब करंट को बढ़ाने के लिए डिनोमिनेटर को क्या करना होगा, घटाना होगा। और डिनोमिनेटर में आप इसको नहीं घटा सकते हैं, रेजिस्टेंस को नहीं घटा सकते हैं। तो बचा कौन, ये। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जीरो कर देंगे रेजोनेंस के कंडीशन में। अच्छा, ये रेजोनेंस का कंडीशन यूज कहाँ होता है, तो जैसे हम लोग टीवी के रिमोट पे बटन दबाते हैं या रेडियो में हम लोग ट्यूनिंग करते हैं, ट्यूनिंग करके कोई चैनल लगाते हैं, तो हम लोग करते ये हैं कि ट्यून करके उस फ्रीक्वेंसी पे लाते हैं और उस फ्रीक्वेंसी पे हम करंट मैक्सिमम कर देते हैं और उस पे हम रेजोनेंस का कंडीशन ला देते हैं। इसमें मैं ज़्यादा नहीं घुसूंगा, बस ऊपर से आपको बता दे रहा हूँ। रेजोनेंस का कंडीशन ला देते हैं, उसमें बस हम लोग करते क्या है, अच्छा इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ना, XL माइनस XC अभी के लिए, ठीक है। उसमें हम लोग करते ये हैं कि XL माइनस XC जो है आपका ज़ीरो कर देते हैं। उससे क्या हुआ, टोटल जो आपका इम्पीडेंस है, मतलब टोटल रेजिस्टेंस जो है आपका, वो कम हो जाता है। क्योंकि आप इसको कम नहीं कर सकते हैं तो इसी को ज़ीरो कर देते हैं। ये ज़ीरो कर सकते हैं हम लोग सेट करके, ठीक है। तो भाई ट्यूनिंग करके हम लोग सेट करते हैं, इसको ज़ीरो कर देते हैं। यहाँ से क्या मिलता है, XL बराबर XC आपको मिल जाता है। अब जब आप ये रेजोनेंस का कंडीशन है, ये रेजोनेंस का कंडीशन है, तो जब आपने ऐसा कर दिया उस चैनल पे, जैसे आपने सेट किया XL बराबर XC कर दिया, मतलब XL माइनस XC को जीरो कर दिया, इसका मतलब ओमेगा L माइनस 1/ωc को आपने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। ये टर्म क्या हो गया, जीरो हो गया। तो बस क्या बचा, बस ये क्या बच जाएगा, I0 बराबर E/√R², या इसको हम क्या बोल सकते हैं, E0/R। तो ये कंडीशन जो आया, अब करंट हमको ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि नीचे वाला डिनोमिनेटर थोड़ा कम हुआ, थोड़ा हल्का हुआ, इसको हम जीरो कर दिए। तो ठीक है, अब हम जीरो कर दिए तो वो जो हमारा फ्रीक्वेंसी जो चैनल आपने सेट किया है, उस चैनल पे ज़्यादा करंट मिलता है, तो वो चैनल हमको सुनाई देने लगता है। रेडियो में ऐसा हम लोग करते हैं। तो ये रेजोनेंस का कंडीशन, इसमें इतना घुसने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि ये कुछ है, इसका बता दिया मैंने। इम्पीडेंस ट्रायंगल बना के मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, हाँ यहाँ लिखा हुआ है, प्रतिबाधा बोलते हैं हिंदी में। एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा था, अब याद आ गया, प्रतिबाधा बोलते हैं, ठीक है। प्रतिबाधा बोलते हैं किसको, इम्पीडेंस को, मतलब जो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस है ना, ये Z, ठीक। जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि XL भी है इंडक्टेंस का रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस भी है, तो ये Z है, ये एंगल फाई है। बात समझ आ रही, ये एंगल फाई है। तो यहाँ पे हम लोग निकालते थे Z = √R² प्लस XL²। अब आपको ये याद रहना चाहिए XL क्या है और XC क्या है। सिंपल है सब, जब पूरा पढ़ेंगे तो सिंपल लगेगा, लेकिन वो पूरा बहुत ज़्यादा मैं अंदर घुस के नहीं पढ़ा है मैंने, लेकिन ये मैंने बताया है, ये बताया है मैंने पहले भी वीडियो में। पूरा अंदर इसलिए नहीं बताया क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में शक्ति गुणांक का मान होता है, मतलब रेजोनेंस के कंडीशन में पावर फैक्टर क्या होता है। तो अब देखिए, आप देख सकते हैं कि रेजोनेंस के कंडीशन में हमको क्या मिल गया, हम XL माइनस XC को जीरो, इसको जीरो कर दी, ये मिल गया। मतलब अब यहां कौन है, अब यहां पे सिर्फ रेजिस्टेंस है। अब यहां पे क्या है, सिर्फ रेजिस्टेंस है। XL और XC बराबर होके जीरो हो गए, तो यहां पे क्या है, सिर्फ रेजिस्टेंस है। बात समझ आ रही है, सिर्फ रेजिस्टेंस है। सिर्फ कौन है, रेजिस्टेंस है, ये तो खत्म हो गया, सिर्फ रेजिस्टेंस है। तो जहां सिर्फ रेजिस्टेंस रहता है वहां पे फाई क्या होता है, जहां पे सिर्फ रेजिस्टेंस रहता है फाई बराबर क्या होता है, 0 डिग्री। कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है, कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। तो इस केस में cos फाई बराबर क्या हो जाएगा, cos फाई, फाई की जगह पे आप 0 रखिए, तो cos 0 बराबर 1। तो रेजोनेंस का कंडीशन आपको याद रहना चाहिए। तो रेजोनेंस के कंडीशन में आप क्या बोल देंगे, शक्ति गुणांक का मान होगा 1, ठीक है। इस आंसर को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। क्या पूछ रहा है, LCR परिपथ में शक्ति गुणांक 1 के लिए, शक्ति गुणांक 1 के लिए
कौन प्रतिबंध है। अब प्रतिबंध का एग्जैक्ट मतलब तो मेरे को नहीं पता है, लेकिन ऐसा लग रहा है पढ़ के कि ये बोल रहा है कि शक्ति गुणांक पावर फैक्टर जो 1 हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो आप देखिए एलसीआर परिपथ में जब हम एलसीआर सर्किट में जब हम एक्सएल माइनस एक्सी को 0 रखते हैं, मतलब इस वाले टर्म को जब हम 0 रखते हैं, ठीक है, इस वाले टर्म को 0 रखते हैं जब हम, तभी तो आ रहा था ना प्योर रेजिस्टिव, तभी तो प्योर रेजिस्टिव आया, तभी तो ये आपका क्या बोलते हैं पावर फैक्टर 1 आया। तो ये पूछ रहा पावर फैक्टर के लिए कौन जिम्मेदार है। तो हम लोग सिंपल जानते हैं, जब हम लोग इसको 0 कर देते हैं तो ये 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसको उधर भेज दीजिए, ओमेगा एल बराबर ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा सी, इधर माइनस में था उधर जाके प्लस में हो गया, तो ये सीधा दिख रहा है ये, ठीक है। जिनको लग रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है वो छोड़ सकते हैं, ठीक है, वो इसको छोड़ दें, मत देखें, वो आगे स्किप कर दें, ठीक। फिर भी मैं बहुत कम करके पढ़ा रहा हूं, बहुत छांट छांट के पढ़ा रहा हूं। किसी ने एक अब कमेंट किया था कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों पढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक तो सिलेबस में है ही नहीं, गलत पढ़ा रहे हैं आप। भाई अब अगर आपको कोई बोले कि मैं आपके पेट को दावत दे रहा हूं, इनवाइट कर रहा हूं मैं आपके पेट को कि आपका पेट मेरे यहां आके भरे, तो क्या सिर्फ आपका पेट जाएगा उसके घर, पेट ऐसा निकाल के थोड़ी भेज देंगे भाई, आपका हाथ भी जाएगा, पैर भी जाएगा, साथ में पूरे के पूरे आप जाइएगा। तो वैसे ही जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं, भले वो करंट दे दिया है जो भी, भाई करंट पढ़ने से पहले पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक समझना जरूरी है। करंट पोटेंशियल पढ़ने से पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना ही है, आप उसको तोड़ के अलग नहीं कर सकते हैं, वो ओरिजिन है, ठीक है, आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं। अगर जिन भाई साहब ने कमेंट किया था वो यहां तक पहुंचे हो तो मेरे बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। ज़्यादा पढ़ लेंगे तो उसमें आपका नुकसान नहीं है, कम पढ़ने में नुकसान है। अब देखिए क्या बोल रहा है, एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है। एल आर परिपथ मतलब जिसमें इंडक्टेंस रहे और रेजिस्टेंस रहे। देखिए ऐसा कुछ, ये पाई, ये आर और ये एल, एल का रेजिस्टेंस एक्सएल, एक्सएल बराबर ओमेगा एल, और ये जेड इसको क्या बोलते हैं, इंपीडेंस बोलते हैं, या हिंदी में प्रतिबाधा, इंपीडेंस, ठीक है, इंपीडेंस बोलते हैं। स्पेलिंग देख लीजिएगा, इंपीडेंस बोलते हैं, जहां तक मेरे को याद आ रहा है इंपीडेंस बोलते हैं। तो जेड इंपीडेंस प्रतिबाधा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, या अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। बाकी ऑप्शन देखने का जरूरत ही नहीं है, सब मिलता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 13th क्वेश्चन क्या बोलता है, किसी ट्रांसफॉर्मर में क्या संभव नहीं है, क्या संभव नहीं है। पहला ऑप्शन है एडी करंट, भंवर धारा, मतलब एडी करंट। दूसरा क्या है, डीसी डायरेक्ट करंट। तीसरा क्या है, एसी, और ये क्या है, प्रेरित धारा, मतलब इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, प्रेरित धारा इंडक्शन के वजह से जो करंट होता है, इंड्यूस्ड करंट। तो एडी करंट तो होता है भाई, वो मैंने बताया था, अच्छे से समझाया था कि क्यों ट्रांसफार्मर में पतला पतला ई शेप का या सी शेप का प्लेट बना के सबको अलग अलग उसमें इंसुलेशन डाल के करते हैं। एसी तो है ही है भाई, एसी भी है, एडी करंट भी है, और इसी बेस पे काम करता है, इंडक्शन के बेस पे। तो क्या नहीं हो सकता है, डीसी नहीं हो सकता है, डीसी करंट नहीं हो सकता है। अब आगे देखते हैं। एक चीज़ और आप इसी में नोट कर लेंगे, इसी टॉपिक में अगर पूछ दे कि आप बताइए कि एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस के कंडीशन में, अनुनाद के स्थिति में आपका फ्रीक्वेंसी क्या होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, आपका फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी को हम 0 लिए रेजोनेंस के कंडीशन पे, तो ओमेगा एल बराबर ओमेगा सी।
तो अब यहाँ से देखिए ओमेगा को इधर लगी तो ओमेगा स्क्वायर बराबर LC। फ्रीक्वेंसी निकालना F। अब देखिए ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, वो क्या होता है एंगल, एक चक्कर में कितना एंगल 2 पाई अपॉन टाइम कितना, तो एक टाइम पीरियड का टाइम, ठीक है 2 पाई बाई टी, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 पाई इंटू 1 बाई टी। 1 बाई टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 पाई एफ। तो ओमेगा स्क्वायर की जगह पे अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, या ओमेगा पहले निकाल लेते हैं। ओमेगा इज इक्वल्स टू, यहाँ से स्क्वायर हटाइएगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, रूट LC। अब ओमेगा की जगह पर रख दीजिए 2 पाई एफ, तो इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट LC। तो एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 बाई 2 पाई रूट LC, 1 बाई 2 पाई रूट LC। अगर फ्रीक्वेंसी पूछ दिया तो फ्रीक्वेंसी आप लोग इसी कंडीशन से निकल, कहीं अलग से नहीं आने वाला है, यहीं से बताना है, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, एक प्रत्यवर्ती विद्युत धारा का समीकरण, मतलब अल्टरनेटिंग करंट का, AC करंट का इक्वेशन दे दिया है ये। तो बोलता है धारा की आवृत्ति है, मतलब फ्रीक्वेंसी हमको बताना है। हम लोग जानते हैं I इज इक्वल्स टू क्या देता है, I नॉट साइन ओमेगा टी। अब आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है, मतलब ओमेगा से रिलेटेड, ठीक है। तो ओमेगा टी, तो यहाँ 100 पाई टी है, तो ओमेगा कौन है 100 पाई, ओमेगा कौन है 100 पाई, दिख रहा है ना, टी के साथ जो मल्टीप्लाई रहेगा वो क्या रहेगा ओमेगा। तो ओमेगा बराबर यहाँ लिखते हैं ओमेगा बराबर 100 पाई। अब ओमेगा क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी, ये क्या होता है कितना एंगल, और उस एंगल, तो एंगल 2 पाई पूरा एक चक्कर 360, उस एंगल को कवर करने में टाइम, एक टाइम पीरियड। अब 1 बाई टी एफ होता है, तो 2 पाई एफ। तो यहां आप क्या लिखेंगे 2 पाई एफ, अभी जस्ट किए थे पहले। अब देखिए एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100 पाई बाई, इसको मिटाल देता हूं, 100 पाई बाई 2 पाई, पाई पाई कैंसिल, 2 से 50, आंसर हो गया 50, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, मैं ये चाहता हूं कि आप लोग अपना बेस क्लियर रखें। बेस क्लियर रखेंगे तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और बना भी सकते हैं उसको, ठीक है। बहुत लोग खाली MCQ आके देखते हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूं कि MCQ कुछ नहीं है। अगर आपका बेस थ्योरी कंप्लीट है MCQ बनेगा। अगर आपका थ्योरी कंप्लीट नहीं, आप सोचते हैं कि न्यूमेरिकल से आप करेंगे थ्योरी कंप्लीट, तो न्यूमेरिकल में जितना थ्योरी आपको मिल रहा है ना, आप उतना ही कंप्लीट कर पाएंगे, पूरा थ्योरी आप नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। अब जो थ्योरी आपका छूट गया उससे अगर क्वेश्चन दे दे तब क्या करेंगे, पता नहीं आप लोग बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। डायनोमो का कार्य सिद्धांत, वर्किंग प्रिंसिपल किस पे आधारित है, सब जानते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, बात किए हैं हम लोग बेस। प्रत्यवर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग मध्य मान का अनुपात होता है। तो आपको पता है IRMS इज इक्वल्स टू क्या होता है पीक वैल्यू अपॉन √2। किसका किसका रेशियो चाहिए आपको, शिखर मान। शिखर मान क्या होता है I नॉट, वर्ग मीन मान मतलब जो भी है RMS, IRMS मतलब I नॉट बाई IRMS आपको बताना है। तो मैं ये कर रहा हूँ √2 को इधर ला रहा हूँ, RMS को इधर भेज रहा हूँ। √2 बराबर I नॉट बाई IRMS, ठीक है, I नॉट बाई IRMS, ये पता है सबको। ओके, तो रेशियो कितना आ गया √2 आ गया, सिंपल। एक श्रेणी अनुनादी मतलब सीरीज रेजोनेंस, ठीक है, सीरीज रेजोनेंस LCR परिपथ मतलब सर्किट में धारिता मतलब कैपेसिटेंस
सी से बढ़ा के 4c कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है। बोलता है उतनी ही अनुनादी आवृत्ति के लिए, मतलब उतना ही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए एल को कितना परिवर्तन करना होगा। तो देखिए आप लोगों को पता है कि आपका इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू क्या होता है, R अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। अब आपको क्या करना रहता है, यहाँ पे इसको जीरो कर देना रहता है रेजोनेंस की कंडीशन में। फिर से आ रहा हूँ, एक्सएल माइनस एक्सी बराबर जीरो, माने एक्सएल बराबर एक्सी। एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल बराबर ओमेगा सी, सॉरी एक्सी क्या होता है 1/ओमेगा सी। अब आप देखिए, मैं इसको फिर से लिखता हूँ, ओमेगा थोड़ा जगह छोड़ के एल, फिर 1/ओमेगा थोड़ा जगह छोड़ के सी। तो सी के जगह पे आपने क्या लिख दिया 4c। ये दोनों अभी बराबर है, ये दोनों अभी बराबर है। आपने सी के जगह पे 4c लिख दिया। अब जाहिर सी बात है ये बराबर नहीं होगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहां डिनोमिनेटर में 4 आया है, डिनोमिनेटर में ही 4 आया है ना, तो यहां भी डिनोमिनेटर में 4 लाना होगा। बात समझ आ रही है भाई? ये अभी ऐसा है, आपने अचानक से यहाँ 4c लिख दिया सी के जगह पे, तो आपने किया क्या है कि RHS में डिनोमिनेटर में आपने 4 ला दिया, तो भाई आपको LHS में भी तो डिनोमिनेटर में 4 लाना होगा, ला दिए 4, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या बोल रहा था, हाँ L मतलब इंडक्टेंस आपका L/4 करना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इंडक्टेंस L/4 कर। सिंपल सा टेक्निक है, ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा-सी। अब सी के जगह पे अगर आप 4c रख दें, मतलब डिनोमिनेटर में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया आपने, या इसमें 4 से डिवाइड कर दिया आपने, तो इधर भी 4 से डिवाइड करना होगा बराबर करने के लिए। बात खत्म, मिल गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि किसी उच्चीय ट्रांसफॉर्मर मतलब स्टेप अप में प्राइमरी तथा सेकेंडरी में क्रमशः N1 तथा N2 फेरे हैं। तो अब देखिए, अगर आपका ये कुछ ट्रांसफॉर्मर है, जो भी, अब आपको अगर ये किस टाइप का ट्रांसफॉर्मर दिख रहा है आपको, स्टेप अप, याद कीजिए स्टेप अप। ये N1 प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल में N2। तो आपको वोल्टेज बढ़ाना है तो हम उसको बोलते हैं स्टेप अप, हिंदी में उसी को लिखा है उच्चीय ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप। तो स्टेप अप के लिए क्या करना रहता है, वोल्टेज आपको ज़्यादा चाहिए तो आप सेकेंडरी कॉइल पे फेरों की संख्या को बढ़ा देते हैं, मतलब N2 इज ग्रेटर देन N1। और अगर आपको स्टेप डाउन चाहिए तो यहाँ पे स्टेप डाउन, ये स्टेप अप हो गया, स्टेप डाउन के लिए आप क्या करेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी में आप बहुत सारा कॉइल लगा देंगे और सेकेंडरी में कम रखेंगे। ये क्या है, स्टेप डाउन, वोल्टेज कम करना। ये N1, ये N2, ठीक है। N1 बड़ा रहता है N2 से स्टेप डाउन में, और स्टेप अप में क्या होता है, आपको वोल्टेज बढ़ाना है तो सेकेंडरी वाले का नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होगा। तो ये आंसर हो जाएगा बी, N2 इज ग्रेटर देन N1। अब क्या बोल रहा है, तब तार आमीटर नापता है प्रतिवर्ती धारा का कौन सा मान नापता है। तो ये याद रखेंगे आप लोग, वो RMS वैल्यू ही नापता है। क्या वैल्यू नापता है, RMS वैल्यू नापता है, ठीक है। LR परिपथ का शक्ति गुणांक होता है, फिर से शक्ति गुणांक आ गया, बार बार आ रहा है शक्ति गुणांक, क्या होता है, cos फाई। अच्छा, LR सर्किट है, बना लिया, ये फाई, ये R, ये XL, LR है ना, LR सर्किट है, और ये Z इम्पीडेंस। अब देखिए, अब यहाँ पे इस ट्रायंगल में आप देखिए cos फाई इज इक्वल टू क्या होगा, R/Z। अब Z कितना होता है, यहाँ से Z निकालिए पाइथागोरस लगा के, तो √R² प्लस XL²। अब XL कितना होता है, ओमेगा L, तो ओमेगा² L²। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, R/√R² प्लस ओमेगा² L²। तो देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन बी, ठीक है। ये 20 क्वेश्चंस हो गए। अब मैं इसमें और क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, बस 2 साल के जो क्वेश्चंस थे हमारे, अब उसमें से हम लोग देख लेते हैं। अभी जो हम लोग 4 चैप्टर पढ़े हैं, जिनका 4 चैप्टर का MCQ किए हैं,
उससे रिलेटेड हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, अगर आप लोग को लगता हो कि कम है MCQ, तो मैंने पिछले लेक्चर में लिंक दिया था आपको टेलीग्राम का, तो आप उस लिंक पे आइए और कुछ और क्वेश्चन आपका डाउट है तो वो डाउट पूछिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब चलिए, अब आगे देखिए, ये जो भी क्वेश्चंस आपके सामने हैं, अब ये 2016 के क्वेश्चन है, जो CGPSC ACF में आए हुए क्वेश्चन हैं वो सब हैं। और भी एक दो क्वेश्चन है, उसको मैं लिखूंगा, पहले इतना जगह था तो इतना ही लिखा। ठीक है, तो अब इन क्वेश्चंस पर हम लोग करते हैं, जिसके लिए आप लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो इसमें तो कुछ लिखना पड़ेगा, एक काम करते हैं 25 को पहले देखते हैं। इंग्लिश में होगा ही, आप लोग देख सकते हैं। भारतीय घरेलू प्रयोग में प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? माने हमारे घर में जो AC सप्लाई आ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है? तो मैंने बताया था इंडिया में जो घर में जो लाइट आ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है। कितना होता है? 50 हर्ट्ज होता है। भाई जीरो तो होगा नहीं, 50 माइक्रोफैराड तो होगा नहीं, तो सब जानते हैं माइक्रोफैराड किसका यूनिट है। ठीक है, फिर D 50 वोल्ट फ्रीक्वेंसी वोल्ट में नहीं होता है, ये भी नहीं होगा। और ये सीधी सी बात है भाई, हमको पता है 50 हर्ट्ज। हमारे घर में जो लाइट आता है, जो भी AC सप्लाई आ रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है, याद रखिए, खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, पृथ्वी के जिस स्थान पर नमन कोण मतलब एंगल ऑफ डिप, एक मिनट, कहाँ गया? एंगल ऑफ क्या है इसका इंग्लिश वर्ड? हाँ, एंगल ऑफ डिप। तो एंगल ऑफ डिप जो भी आपका डेल्टा ले रहे थे, अगर वो 45 डिग्री है, डेल्टा बराबर क्या है? 45 डिग्री है। ठीक, तो यहाँ पे होता क्या था? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर B cos थीटा, वर्टिकल डेल्टा वर्टिकल कंपोनेंट बराबर B साइन डेल्टा। क्या बोल रहा है? पृथ्वी के जिस स्थान पर नमन कोण का मान 45 डिग्री होता है, नमन कोण मतलब एंगल ऑफ डिप 45 डिग्री होता है, उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज तीव्रता, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है उसका जो तीव्रता इंटेंसिटी होगा, तथा उसके ऊर्ध्वाधर तीव्रता में मतलब उसके वर्टिकल कंपोनेंट जो है उस जगह पे, उसमें क्या संबंध होगा देख लेते हैं। B cos 45, B sin 45, cos 45 sin 45 दोनों इक्वल होता है B इंटू 1/√2, B इंटू 1/√2। cos 45 sin 45 इक्वल होता है तो B/√2, ये भी क्या हो जाएगा? B/√2। तो मतलब दोनों क्या आ गया? दोनों इक्वल आ गया। ये पहले भी हम लोग चर्चा किए थे, BH बराबर BV आ गया। कब? जब एंगल ऑफ डिप 45 डिग्री है। ठीक है, कब आया? जब एंगल ऑफ डिप 45 डिग्री है, तब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट बराबर होगा। तो क्या ऑप्शन लेंगे हम लोग? D, दोनों तीव्रताएं बराबर होती हैं। ठीक है, क्लियर है। अब ये देखिए, एक ज्या तरंग में होती है, अच्छा इसको बाद में करेंगे, जगह चाहिए हम लोग को। अब इसको मिटाल देते हैं। देखिए, ये भी जो चारों चैप्टर पढ़े हैं उसमें से जो भी क्वेश्चन आ रहा है, 230 वोल्ट AC का उपयोग करने वाले एक घरेलू उपकरण, मतलब कोई एक हाउस होल्ड अप्लायंस है, उसमें वो कितना यूज करता है? 230 वोल्ट यूज करता है। में विभव का लगभग अधिकतम मान क्या होगा? लगभग अधिकतम मान क्या होगा? मतलब आपको क्या निकालना है? पीक वैल्यू निकालना है। पीक वैल्यू ऑफ विभव माने वोल्टेज माने V0 निकालना है। ठीक है, अब याद रखिएगा आप लोग, जो भी अप्लायंस पे, AC सोर्स के अप्लायंस पे जो भी लिखा रहता है ना वोल्ट, ये जैसे लिखा हुआ है इतना AC, तो ये RMS वैल्यू रहती है। तो ये वोल्टेज कौन सी वोल्टेज दी हुई है? याद रखेंगे, जो भी आपका अप्लायंस घर में यूज हो रहा है AC सोर्स से
उस पे जो AC वोल्टेज लिखा रहता है वो RMS देता है। तो ये VRMS दिया है, कितना दिया है 230 वोल्ट। अब आप याद कीजिए VRMS बराबर क्या होता है, ये निकालना है आपको। VRMS बराबर क्या होता है I0/√2। तो VRMS की जगह पे मैं क्या लिख दूं I0/√2 बराबर 230 वोल्ट। तो I0 बराबर क्या हो जाएगा 230 वोल्ट इंटू √2। √2 की वैल्यू 1.414। इसको आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे 230 इंटू 1.414, तो ये लगभग 325 आएगा। कितना आएगा लगभग 325। इसको करके आप लोग देख लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई अब मेरे से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। ओके चलिए, लगभग 325 आएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है किसी को, ये तो यार पूरा थ्योरी। अब आप लोग को क्वेश्चन सब पढ़ के समझ आना चाहिए कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। मैंने इस क्वेश्चन को तो पहले नहीं देखा, मैंने आपको पहले पढ़ाया है। अब देखिए किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, मतलब इंड्यूस्ड EMF, इंड्यूस्ड EMF, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स में और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, ये E होता था, ठीक है। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मतलब d∅/dt। अब इसमें क्या रिलेशन होता है, तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। इंड्यूस्ड EMF मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ये बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस किए थे। जिनको नहीं याद है प्लीज जाके उसका वीडियो देखिए आप, प्लीज, आपको बहुत जरूरत है वीडियो देखने की। कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जितना ज्यादा होगा इंड्यूस्ड EMF उतना ज्यादा होगा। तो दोनों एक दूसरे को क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। दोनों एक दूसरे के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। बराबर तो नहीं बोलेंगे, प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल को क्या बोलते हैं, अनुक्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती नहीं बोलेंगे। व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अनुक्रमानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इसको भी मिटाल देते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। अब कई लोग को ये क्वेश्चन पढ़ के समझ ही नहीं आ रहा होगा, ज्या तरंग मतलब साइन वेव। कई लोग सोच रहे होंगे भाई ये है क्या, कहाँ से दिया है। कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, सिंपल सा है। देखिए बता रहा हूँ, जैसे EMF हम लोगों ने लिखा था E0 sin ωt, तो ये क्या है, साइन कर्व है। ये साइन कर्व है। इसको मैंने कैसे बनाया था, याद कीजिए आप लोग, 1 - 1। इसको मैंने कुछ ऐसा बनाया था, ठीक। π/2 पे 1, इस टाइप का था कुछ। ये 0 पे 0, ये पाई, जो भी है जिधर भी जाए आप इधर ही लीजिए खाली, कोई दिक्कत नहीं। इधर मत लीजिए, उधर ही लीजिए खाली, ऐसा। तो ये पाई, ये 3π/2। ये देखिए यहाँ पे एक बार पॉजिटिव होता था, एक बार निगेटिव होता था, और यहाँ पे आ गया 2π। अब इसको मैंने आप लोगों को एक सर्कल बना के दिखाया था, ठीक। एक सर्कल बना के दिखाया था ऐसा। मैंने क्या बोला था कि ये जो भी आपका EMF है, ये EMF है, ये मैक्सिमम EMF है, ठीक है। E0 मैक्सिमम EMF है। तो यहाँ पे हम लोग इस वाले लाइन पे क्या रख दिए थे, EMF रख दिए थे, मतलब ये EMF बता रहा है आपका, ठीक। यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे क्या है π/2, यहाँ पे क्या है पाई, यहाँ पे 3π/2, फिर यहाँ पे 2π। टाइम पीरियड वैसे ही 0, T/4, T/2, आधा चांद, आधा टाइम पीरियड, ठीक है। फिर उसके बाद T/2 में T/4 और ऐड कीजिए, T/2 प्लस
T/4 कितना होगा, एलसीएम आया 4, 3T/4, 3T/4। फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, T हो जाता है। तो साइन वेव में टाइम पीरियड कितना है, T है। T मतलब क्या होता है, T मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड, वन टाइम पीरियड। तो वन टाइम पीरियड होगा, ये होगा, ठीक। अब यहां देखिए 1 2 3 4 कितने क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट। तो ये क्या बोल रहा है, 4 क्वाड्रेंट, ये भी है। फिर 2 प्रत्यावर्तन, 2 अल्टरनेट, 2 बार चेंज हो रहा है। देखिए एक साइकिल में यहां से यहां तक क्या है, एक साइकिल, 1 साइकिल, ठीक है। मतलब टाइम पीरियड कितना मिल गया हमको, 1 टाइम पीरियड मिल गया। पता नहीं आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। भाई यहां से यहां क्या हुआ, एक साइकिल कंप्लीट हुआ, एक साइकिल कंप्लीट, इसी को मैंने ऐसा लेके सर्कल बना दिया। अब इसी में जैसे जैसे ये घूमता जाएगा, ये जो भी ओमेगा टी है, ठीक है, जैसे जैसे ये घूमता जाएगा, अभी यहां पे देखिए ईएमएफ कितना है, इतना है। जब ये यहां आ जाएगा तो ईएमएफ इतना, जब ये यहां आ जाएगा तो ईएमएफ मैक्सिमम। ये भी मैंने डिस्कस किया है, ये इस टाइप का बना के, तो आप लोग उसको जाके देख लीजिएगा, वो काम आने वाला है। वो ऐसे ही डिस्कस नहीं किया था, ये रीजन है, ठीक है, आया ना, यूज हुआ ना थ्योरी, ठीक। तो आपने क्या देखा कि भाई इसमें 4 क्वाड्रेंट है, साइन में 4 क्वाड्रेंट है, दिख गया, 1 2 3 4, 4 क्वाड्रेंट, ये एक क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट लिख दिया। एक परिक्रमण काल 1 टाइम पीरियड है, 1 टाइम पीरियड हो गया। 2 प्रत्यावर्तन मतलब 2 अल्टरनेट है, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव। कितना है एक साइकिल में, कितना है, 2 अल्टरनेट है, कितना है, 2 अल्टरनेट है एक साइकिल में, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव, एक बार प्लस एक बार माइनस। एक साइकिल में 2 ही बार ये काम हो रहा है, तो 2 अल्टरनेट भी है। तो हम क्या बोल देंगे, 1 2 3, ये तीनों हो रहा है, तो हम लोग बोल देंगे उपरोक्त सभी, ऊपर जो है तीनों वो सभी आंसर है। समझ गए, ये इजी सा है भाई, इसको समझिए। अब ये जवाब है मेरा कि इतना सारा पढ़ के क्या होगा, ये जवाब है। देखिए साइन कर्व, वैसे हालांकि अगर ये कोई मैथ्स का भी, मैथ्स वाला भी अगर कोई जानता है साइन कर्व के बारे में, साइन के ग्राफ के बारे में पता है, तो भी ये चीज इजीली समझ सकता है, बिना फिजिक्स में घुसे हुए भी इजीली समझ सकता है साइन कर्व के बारे में, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए 26 क्या बोलता है, 20 डिग्री पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय मतलब डाईमैग्नेटिक, ठीक है, डाईमैग्नेटिक पदार्थ की चुंबकशीलता डैश कोटि की होती है। अब मैंने ऐसा नंबर तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन मैंने जो पढ़ा है मैं उसी से सॉल्व करके दिखाऊंगा, जो भी मैंने पढ़ा है मैं उसी से सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब देखिए इंग्लिश में पढ़ता हूं एक बार इसको। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी याद आ रहा है, याद आ रहा है, ऐसा कुछ था, हाँ, ऑफ डाईमैग्नेटिक मटेरियल, किसका, ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल एट 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इज ऑफ ऑर्डर, किस ऑर्डर का होगा, मैंने ऑर्डर नहीं पढ़ाया, मान लिया नहीं पढ़ाया, ठीक। अब आप जाके, जिन लोग को याद नहीं है ना, पीछे जाके वीडियो देखिए आप लोग, या अपना नोट्स उठा के देखिए क्या लिखाया था मैंने। आप लोग छोड़ दी, आप लोगों ने छोड़ दिया, अरे ये कहाँ आएगा, है ना, ये तो इतना अंदर से कहाँ आएगा। लेकिन अब देखिए, अब डाईमैग्नेटिक मटेरियल के लिए मैंने लिखाया था -1 से बड़ी होगी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और 0 से छोटी होगी, ठीक है। क्या होगी, -1 से बड़ी और 0 से छोटी, ये पढ़ाया था मैंने, -1 से बड़ी या बराबर, ऐसा पढ़ाया था, ठीक है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मैंने लिखाया भी था, क्या होगा, स्मॉल एंड निगेटिव, कुछ याद आ रहा है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डाईमैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो भी हिंदी में लिखा है,
प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता। देखिए हिंदी में कंफ्यूजन होता है कि चुंबकशीलता क्या बोल रहा है, परमियाबिलिटी, परमिटिविटी, बड़ा कंफ्यूजन होता है। एक बार और मैं कंफ्यूज हुआ था उस क्वेश्चन में। तो अगर हिंदी मीडियम वाले भी कंफ्यूज हो चुंबकशीलता ये सबको देख के, तो एक बार इंग्लिश नाम आप पढ़ेंगे ना, पूरा क्लियर हो जाएगा कंफ्यूजन एकदम। इसीलिए कहीं कहीं पे इंग्लिश नाम पढ़ना ठीक रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखते थे, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसमें मेरे को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन। पता नहीं हिंदी मीडियम वालों को नहीं होता हो, लेकिन मेरे को कंफ्यूजन हो रहा था। मैं इसको परमिएबिलिटी समझ ले रहा था। ठीक है, परमिएबिलिटी भी दिया है, ओके, और रिलेटिव परमिएबिलिटी में भी कंफ्यूजन होता है। चलिए ठीक है, तो अब यहाँ आप देखिए कि छोटा होगा स्मॉल और नेगेटिव, लेकिन कितना छोटा, कहाँ से कहाँ के बीच में, तो -1 और 0 के बीच में। अब एक एक करके हम उठाते हैं। ये तो पॉजिटिव है तो ये नहीं होगा, हमको क्या चाहिए, नेगेटिव वैल्यू चाहिए। लेकिन कैसा नेगेटिव, जो -1 के बराबर या उससे बड़ा हो, तो ये नहीं होगा। अब बी देखिए, बी देखिए, बी क्या है, -10 का पावर -5, -10 का पावर -5। इसको आप क्या लिख सकते हैं, -1/10 का पावर 5। ठीक है, तो ये आ रहा है -1 और 0 के बीच में, है ना भाई, -1 और 0 के बीच में है ना ये, तो ये है हमारा आंसर। अच्छा चेक कर लिया जाए, और भी कोई आंसर है क्या, ये होगा। अच्छा समझ आ रहा है ये मैंने क्यों नहीं लिया है भाई, +10 का पावर अगर -5 है, आप इसको लिखोगे तो +1/10 का पावर 5, ये तो पॉजिटिव है, ये सवाल ही नहीं, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि नेगेटिव होता है। अब ये भी सवाल ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। अब ये दोनों में कंफ्यूजन है कि सर ये भी तो नेगेटिव है। आइए इसको भी देख लेते हैं, ये भी नेगेटिव है ना, -10 का पावर 5, -10 का पावर 5 कितना, -1 2 3 4 5, ये कहाँ है, इसके बीच में है ना, इसके बीच में कहाँ है ये, हाँ, लेकिन ये जो दिया है -10 का पावर -5, इसको आप क्या लिख सकते हैं, -1/10 का पावर 5, ये है इस बीच में, तो इसीलिए हमारा आंसर बी। मैंने कोई ऑर्डर नहीं पढ़ाया था, मैंने किससे सॉल्व किया, जो मैंने पढ़ाया है ये, इससे सॉल्व किया है मैंने, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसी से सॉल्व किया है मैंने। ओके, हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या बोलता है, सापेक्षीय चुंबकशीलता, मिटा दो, मतलब रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर बराबर क्या होता था, म्यू मटेरियल का परमिएबिलिटी अपॉन म्यू नॉट एयर या फ्री स्पेस वैक्यूम का परमिएबिलिटी। अब आप बताइए, मैंने इस क्वेश्चन को शायद मैंने पहले भी करा, जहां रिलेटिव का नाम आए, जहां रिलेटिव का नाम आए, तो मतलब एक को दूसरे के रेस्पेक्ट में कर दिया है, तो दोनों का यूनिट कैंसिल हो जाएगा, तो इसका यूनिट अपॉन इसका यूनिट, दोनों का यूनिट क्या होगा, सेम, दोनों सेम चीज है, दोनों की यूनिट सेम होगी, तो सेम यूनिट कैंसिल हो गया, तो यूनिट बचा इसके पास, नहीं बचा, तो विमाहीन राशि बोलेंगे इसको। ठीक है, विमाहीन राशि। एक मिनट मैं इंग्लिश में बता दूं, कहाँ गया भैया, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, विमाहीन राशि। चुंबकीय बल आघूर्ण है एक, चुंबकीय बल आघूर्ण क्या है, चुंबकीय बल आघूर्ण क्या है, जिन लोग नहीं पढ़े हैं थ्योरी जाके पढ़ लें, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। चुंबकीय आघूर्ण माने मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, उसका डायरेक्शन भी बताया था मैंने कहां से कहां होता है। जिन लोग नोट्स में लिखे हैं पलट के नोट्स देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, 2016 का कंप्लीट होता है जितना अभी हम लोग पढ़े हैं। और भी क्वेश्चंस मैंने कराया है, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक से मिला के जो क्वेश्चन आया था वो मैं करा चुका हूं।
2 शिफ्ट पहले हो चुका है न्यूमेरिकल। ये तीसरे शिफ्ट में हम लोग 4 चैप्टर का कर रहे हैं, जिसमें से 3 लेक्चर हो चुका है, ये चौथा लेक्चर है। तो इसमें आज हम लोग क्लियर कर रहे हैं पूरा जो भी आया हुआ है। अब 2017 का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अब 2017 के क्वेश्चंस देखते हैं। अब मैं क्वेश्चंस लिखूंगा नहीं, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा टाइम चला जा रहा है। सबके आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा, बिल्कुल होगा, तभी तो तैयारी कर रहे हैं। और अगर नहीं है तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोग लिख लेंगे। अब आप देखिए 2017 के क्वेश्चंस, तो शायद हम लोग 28 नंबर तक कुछ क्वेश्चन लिखे थे। 29 देखते हैं। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई नहीं है? निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई नहीं है? ठीक है, चलिए इंग्लिश में पढ़ता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी? अच्छा नहीं है क्या, मैंने पढ़ दिया था, सॉरी गलत पढ़ दिया था। निम्नलिखित में से कौन सी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी? पहला दिया है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है वेबर, सेकंड ऑप्शन दिया है ल्यूमेंस, थर्ड ऑप्शन दिया है टेस्ला, फोर्थ ऑप्शन दिया है वोल्ट, फिफ्थ ऑप्शन दिया है नन ऑफ देम। ठीक है, तो ये किसकी बात कर रहा है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। किसकी बात कर रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? BA। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपको चाहिए, एरिया से डिवाइड कर दीजिए। ये मैग्नेटिक फ्लक्स था, एरिया से डिवाइड कर दिया पर यूनिट एरिया, तो डेंसिटी हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो अब इसकी यूनिट क्या होगी? तो देखिए फ्लक्स की यूनिट वेबर और इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर है? नहीं है, तो ये क्या है? B के बराबर है, और B की यूनिट क्या होती है? टेस्ला। तो ऑप्शन इज 3C टेस्ला। ठीक है, थर्ड ऑप्शन होगा टेस्ला। बात समझ आ रही है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी माने डेंसिटी का बात करते हैं, मतलब डिवाइड कर देते हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, और मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? B होता है, और B की यूनिट टेस्ला, तो ये भी टेस्ला। ठीक है, टेस्ला इज इक्वल्स टू वेबर पर मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। 29 हो गया। ठीक है, 30 देखते हैं। 30 क्या बोल रहा है? हाँ, यदि शंट डीसी मोटर, हम लोग क्या बात, किसकी बात कर रहे हैं? शंट डीसी मोटर। थ्योरी के कारण नहीं पढ़ाया था मैंने आप लोग को, इसके बारे में थोड़ा सा बात मैं बता दूं। शंट डीसी मोटर जो है वो आपको कांस्टेंट स्पीड देता है, जिसके कारण हम लोग शंट डीसी मोटर को हम लोग लिफ्ट वगैरह में, जैसे लिफ्ट में आप ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, उसमें यूज करते हैं। ठीक है, तो अब एक चीज आप लोग इसमें नोट कर ले थ्योरी में, स्पीड ऑफ शंट डीसी मोटर, स्पीड ऑफ शंट डीसी मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट आप लिख लेंगे इसको बैक ईएमएफ, जो ईएमएफ वो बनाता है, इसकी थ्योरी आप लोग पढ़ेंगे। शंट डीसी मोटर समझ आएगा, नहीं समझ आएगा तो मेरे से बोलेंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, किसी में थोड़ा सा कनेक्ट कर दूंगा। और
इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक काम करते हैं यहां लिखते हैं इज पहला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ जो बनाता है वो, और दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये थ्योरी सब आप लोग को याद करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप बाय द फील्ड करंट, फील्ड करंट। ठीक है, तो अब देखिए जो यहां पे ये क्वेश्चन पूछा, यदि शंट डीसी मोटर की धारा क्षेत्र धारा में कमी आती है, मतलब फील्ड करंट में अगर कमी आए, स्पीड को अगर मान लीजिए हम लोग एस लिखें, ऐसे ही हम लोग अपने लिए लिख रहे हैं, अपने लिए, किसी नोट्स के लिए नहीं लिख रहे, अपने लिए, किसी को दिखाने के लिए, स्पीड अगर हम लोग एस लिखें तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है 1/IF माने फील्ड करंट। अब देखिए यहां पे आपको क्या बोल रहा है, क्षेत्र धारा में कमी आ रही है, मतलब फील्ड करंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। आप सोचिए ये डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा, IF इंक्रीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो IF डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज्ड, इसका मतलब क्या है, स्पीड क्या होगा, स्पीड क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, स्पीड क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसमें ऑप्शन ए दिया था रिमेन्स सेम, बी दिया था इंक्रीजेज, ये थ्योरी इधर वाला लिख लेंगे, सी दिया है डिक्रीजेज, डी दिया है बिकम्स जीरो, ई दिया है नन ऑफ अबव दीज। ठीक है, ऊपर में से कोई नहीं। तो मैंने ये दो नियम बता दिया, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ, दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप बाय फील्ड करंट। तो यहां फील्ड करंट क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फील्ड करंट के, मतलब फील्ड करंट के उल्टा है, तो फील्ड करंट यहां डिक्रीज हो रहा है, तो स्पीड क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन बी स्पीड इंक्रीजेज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूरेनियम नहीं, ये नहीं, फेयर फैक्टर, हाँ ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक दंड चुंबक, ये 30 था, 31 देखते हैं। एक दंड चुंबक मतलब बार मैग्नेट, एक दंड चुंबक दो टुकड़ों में विभक्त किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। 31 क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ रहा हूं। अ बार मैग्नेट इज डिवाइडेड इनटू टू पीसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, दंड चुंबक अचुंबकीय हो जाता है, नहीं, नॉनसेंस जैसा बात है, बिल्कुल नहीं होता है। प्रत्येक अलग अलग टुकड़े का चुंबकीय क्षेत्र मजबूत हो जाता है, मतलब ये बोलने की कोशिश कर रहा है, हाँ पहला ऑप्शन को मैं इंग्लिश में पढ़ दूं, द बार मैग्नेट इज डीमैग्नेटाइज्ड, ना नहीं होगा। बी क्या बोल रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ईच सेपरेटेड पीस बिकम्स स्ट्रॉन्गर। अगर ये साउथ और नॉर्थ है, अब आप साउथ और ये बोल रहा है कि अगर आपने साउथ और इसको बीच से काट दिया तो ये स्ट्रॉन्ग साउथ बन जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग नॉर्थ बन जाएगा, ये भी गलत बात है। तीसरा क्या बोल रहा है कि चुंबकीय ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं, द मैग्नेटिक पोल्स आर सेपरेटेड, ये तो और ही खतरनाक बात बोल रहा है, बिल्कुल नहीं होगा, मैग्नेटिक पोल्स सेपरेटेड नहीं होंगे। ठीक है, दो नए दंड चुंबक बन जाते हैं, बिल्कुल सही बोल रहा है। ठीक है, टू न्यू बार मैग्नेट आर क्रिएटेड। मेरे को लगता है मैं इस पर टाइम वेस्ट कर रहा हूं। एक मैग्नेट को भाई आप जितना टुकड़ा तोड़िए, ये साउथ नॉर्थ है, दो टुकड़ा तोड़ दिए, फिर इसमें साउथ नॉर्थ बन जाएगा। सबसे छोटा आप कहां तक तोड़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन तक, इलेक्ट्रॉन के भी इसमें तोड़ दीजिएगा एकदम छोटा। अगर एक, मैं इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं, एटम भी अगर आप कर देते हैं, इसको एक एटम भी कर देते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, घूमते रहता है। अब इलेक्ट्रॉन अगर इधर घूम रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या बनाएगा, ये करंट बनाएगा।
अब ये करंट लूप बना रहा है तो एक साइड से साउथ दिखेगा, एक साइड से नॉर्थ दिखेगा, ये बताया था मैंने, अगर जिन लोगों ने इसको फील करके समझा है तो। मतलब आप एक मैग्नेट को जितने भी टुकड़े कीजिए पोल्स अलग नहीं होंगे, जितना अगर 2 टुकड़ा किए तो 2 नया पोल बन गया, मतलब एक साउथ नॉर्थ फिर दूसरा साउथ नॉर्थ। बात समझ आ रही? तो आंसर क्या होगा, 2 न्यू बार मैग्नेट्स आर क्रिएटेड, 2 नया बार मैग्नेट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, 2 नया बार मैग्नेट क्रिएट हो जाता है। 4 टुकड़ा कीजिएगा 4 नया बार मैग्नेट बन जाएगा। बात समझ आ रही है? जितना टुकड़ा करते जाइएगा बार मैग्नेट ही रहेगा, वो एक साउथ और एक नॉर्थ उसमें रहेगा ही, एटम तक तोड़ के चले जाइए तो भी। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया था, ऑप्शन अगर कोई लिखना चाहे तो लिख ले, हिंदी में पढ़ रहा हूं। दंड चुंबक अचुंबकीय हो जाता है, ए, बी प्रत्येक अलग अलग टुकड़े का चुंबकीय क्षेत्र मजबूत हो जाता है, सी चुंबकीय ध्रुव अलग हो जाते हैं, डी 2 नए दंड चुंबक बन जाते हैं, ई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इंग्लिश में बोल रहा हूं, ए बार मैग्नेट इज डीमैग्नेटाइज्ड, बी द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ईच सेपरेटेड पीस बिकम्स स्ट्रॉन्गर, सी द मैग्नेटिक पोल्स आर सेपरेटेड, कभी सेपरेटेड नहीं होता है, अलग नहीं होता है पोल्स, डी द 2 बार मैग्नेट्स आर क्रिएटेड, सही बात है, 2 बार मैग्नेट, 2 नए बार, 2 न्यू बार मैग्नेट्स आर क्रिएटेड, बिल्कुल सही बात है, 2 नया बार मैग्नेट क्रिएट हो जाएगा। ई द इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड ना, तो आंसर क्या है, डी है, लिख लेंगे आप लोग। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक अनंत रूप से पतले लंबे एक अनंत रूप से लंबे सीधे पतली दीवारों वाले पाइप की लंबाई की दिशा में धारा आई बह रही हो तो क्या होगा। मतलब कुछ ऐसा पतला लंबा पाइप है, पाइप जैसा रहता है, पाइप है, इसको पढ़ रहा हूं मैं इंग्लिश में। अ करंट आई फ्लोज अलोंग द लेंथ ऑफ एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट थिन वॉल पाइप्ड, देन फिर से पढ़ रहा हूं, अ करंट आई फ्लोज अलोंग द लेंथ ऑफ एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट थिन वॉल्ड पाइप, देन क्या होगा। पहला ऑप्शन हिंदी में पढ़ रहा हूं, ए चुंबकीय क्षेत्र केवल पाइप के अक्ष पर शून्य होगा। इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, ए द मैग्नेटिक फील्ड इज 0 ओनली ऑन एक्सिस ऑफ पाइप, नहीं, ऐसा हम लोग का थ्योरी नहीं बोलता है। बी चुंबकीय क्षेत्र पाइप के अंदर अलग अलग बिंदुओं पर भिन्न होगा। इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, बी द मैग्नेटिक फील्ड इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स इनसाइड द पाइप, सी पाइप के अंदर किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा, सी इंग्लिश में द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द पाइप इज 0, यस, पाइप के अंदर पढ़ा था हम लोगों ने, सोलेनाइड आया था, सोलेनाइड जैसा एक्ट कर रहा है, तो इसके अंदर खोखला जो सोलेनाइड था, इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। यही है हमारा आंसर, सी द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द पाइप इज 0, पाइप के अंदर किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा। चलिए ये आंसर हम लोग को मिल गया, लेकिन ऑप्शन डी भी पढ़ लेते हैं, पाइप के अंदर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा लेकिन शून्य नहीं होगा, गलत। डी को इंग्लिश में पढ़ो, आंसर मिल गया, फिर भी आपको सारा ऑप्शन बता रहा हूं। डी इंग्लिश में पढ़ते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द पाइप इज सेम बट नॉट 0 ना। ई क्या बोल रहा है, इनमें से कोई सत्य नहीं है, ई नन ऑफ देम इज करेक्ट, हमको एक सत्य आंसर मिल गया, करेक्ट आंसर मिल गया, क्या था, सी था, पाइप के अंदर किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा। द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द पाइप इज 0। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी, नहीं ये नहीं है, दाब विद्युत ये भी नहीं है, 10 मिनट्स ये भी क्वेश्चन इसका नहीं है, कर चुके हैं, 9 एम्पियर ये भी नहीं, हाँ ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, कुछ इस टाइप का डायग्राम दिया है, पहले डायग्राम बना देता हूं, ये क्रॉस बनाया, बोल रहा है पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के पेज के लंबवत अंदर की ओर एक विद्युत धारा बहती है, अंदर की ओर एक विद्युत धारा बहती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतानी है आपको। इंग्लिश में पढ़ रहा हूं,
एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज परपेंडिकुलर एंड डाउनवर्ड पेज, इस पेज के परपेंडिकुलर और डाउनवर्ड मतलब अंदर की तरफ जा रहा है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? ये हलवा है एकदम, आप लोग के लिए आसान है। ऑप्शन पढ़ता हूं। ऑप्शन ए, पृष्ठ के निचले भाग में मैग्नेटिक फील्ड की दिशा पृष्ठ के निचले भाग में। ऑप्शन बी, पृष्ठ के शीर्ष पर। ऑप्शन सी, दक्षिणावर्त। ऑप्शन डी, घड़ी की दिशा के वार्मावात। ई, दाईं ओर। अब इसी को मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं। ए, टू द बॉटम ऑफ पेज। बी, टू द टॉप ऑफ पेज। सी, क्लॉकवाइज। डी, काउंटर क्लॉकवाइज। ई, टू द राइट। ठीक, हम लोग को इतना नाटक करना ही नहीं है, ऑप्शन पढ़ना ही नहीं था, पहले ही देख क्वेश्चन पढ़ के समझ गए। करंट देखिए, ये करंट का डायरेक्शन, करंट अंदर की तरफ जा रहा है। राइट हैंड थंब रूल हम लोग लगाते थे, राइट हैंड थंब रूल लगाते थे ना, क्या लगाते थे मैग्नेटिक फील्ड के लिए? राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल लगाइए, अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में, सीधा वायर अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में रखिए और अपने चारों उंगली को कर्ल कीजिए, घुमाइए। तो ये देखिए, अंगूठा अंदर की तरफ करंट जा रहा है, तो अंगूठा करंट की तरफ और उंगली घुमाइए। तो कैसा घूम रहा है? ऐसा घुमा के देख लीजिए, ठीक है, ऐसा। तो ये कौन सा डायरेक्शन बन रहा है? घड़ी का दिशा, क्लॉकवाइज। ठीक, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? सी, क्लॉकवाइज, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त, बाप रे बहुत खतरनाक हिंदी है। ठीक है, ये हो गया। अब एक थ्योरी क्वेश्चन है, याद करेंगे आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन, क्या क्या मटेरियल किसके लिए चाहिए, पूरी आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है एक शक्तिशाली चुंबक बनाने के लिए निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, अल्निको। ऑप्शन बी, एल्युमिनियम। ऑप्शन सी, कोबाल्ट। ऑप्शन डी, फेराइट्स। ऑप्शन ई, लोहा। इंग्लिश में, टू मेक पावरफुल मैग्नेट्स द मटेरियल यूज्ड इज। ऑप्शन ए, एल्निको। ऑप्शन बी, एल्युमिनियम। ऑप्शन सी, कोबाल्ट। ऑप्शन डी, फेराइट्स। ऑप्शन ई, आयरन। तो आपका आंसर होगा ए, एल्निको। ये तो याद रखने का है, याद करने का है। ठीक है, एल्निको, ऑप्शन ए आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोजन रेटिना सूर्य के चुंबकीय। ओके, मैग्नेटिक एनर्जी रिलीज बाय सन इन इट्स मैग्नेटिक स्ट्रॉम इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? सोलर फ्लेयर। क्या बोलते हैं? सोलर फ्लेयर। ये आप लोग याद रखेंगे, हिंदी में सौर दमक। फिर क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, सूर्य द्वारा, ये सब याद करने की चीज है ना, बिल्कुल ये सब याद करने की चीज है। सूर्य द्वारा चुंबकीय तूफान के समय चुंबकीय ऊर्जा उत्सर्जन को निम्न में से किसके द्वारा जाना जाता है? सौर दमक। मैग्नेटिक एनर्जी रिलीज्ड बाय सन इन इट्स मैग्नेटिक स्टॉर्म इज नोन एज सोलर फ्लेयर। ये आंसर होगा आपका। और सब जो भी ऑप्शन है, हाइड्रोजन फ्लेयर, मैग्नेटिक फ्लेयर, इलेक्ट्रिक फ्लेयर, जो भी है, सोलर फ्लेयर आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन तो नहीं है, ये क्वेश्चन भी नहीं है इसका, प्रकाश ऑप्टिकल ये भी नहीं है। ओके, एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? प्रतिवर्ती विद्युत जनीय निर्गत विभव। बाप रे बाप। एन एसी जनरेटर, कितना अच्छा है। एन एसी जनरेटर प्रोड्यूसेस, जिन लोग हिंदी में पढ़ते हैं या पढ़े उनको सैल्यूट है। ई दिया है, एन एसी जनरेटर प्रोड्यूस्ड एन आउटपुट कितना? ई इज इक्वल टू 170 sin 377T वोल्ट्स इतना वोल्ट कर रहा है। वेयर टी इन सेकेंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज इज अप्रोक्सीमेटली। फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है। ऐसा क्वेश्चन भी अभी मैंने कराया, वो जो नॉर्मल अपने तरफ से क्वेश्चन कराया था। हिंदी में पढ़ दूं, एक प्रतिवर्ती धारा विद्युत जनीय का निर्गत विभव इज इक्वल टू दिस वोल्ट है। यहां टी सेकंड में प्रतिवर्ती वोल्टेज का लगभग आवृत्ति क्या होगा? ऑप्शंस है 50 हर्ट्ज, 110 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 230 हर्ट्ज,
220 हर्ट्ज, तो क्या होगा ऑप्शन देखते हैं। तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ओमेगा बराबर क्या है 377। ओमेगा क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी, तो कितना एंगल चला कितने टाइम में, तो 2 पाई एंगल चला टाइम पीरियड में, इसी को लिखते हैं 2 पाई, 1 बाई टाइम पीरियड क्या होता है एफ, तो यहाँ लिख दीजिए 2 पाई एफ बराबर 377, तो फ्रीक्वेंसी एफ बराबर क्या होगा 377 अपॉन 2 पाई। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो लगभग 60 हर्ट्ज आएगा, ठीक है, इसको आप लोग डिवाइड कर लेंगे लगभग 60 हर्ट्ज आएगा, आंसर हो जाएगा सी 60 हर्ट्ज आंसर, 60 हर्ट्ज आंसर। अच्छा अब आगे द डायमीटर ऑफ अपर्चर ये नहीं है, लाइट है, ओके 34th क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग, सेट डी के अकॉर्डिंग, हाँ मिटाल दो इसको। हिंदी में पढ़ रहा हूं फिर इंग्लिश में पढ़ रहा हूं। 5 बहुत लंबे पतले सीधे पृथक्कृत मतलब अलग अलग हैं तारों को एक साथ बांधकर एक केबल तैयार की गई है। 5 वायर 1 2 3 4 5 को ऐसा बांध के इकट्ठा करके एक केबल तैयार किया, और पांचों आपस में टच नहीं है ना, अलग अलग है, और इन पांचों का करंट दे दिया है I1 I2 अलग अलग लिख सकते हैं, I2 I3 I4 I5। ठीक है, करंट कितना दिया 20 एम्पियर माइनस 6 एम्पियर 12 एम्पियर माइनस 7 एम्पियर 12 एम्पियर, ये माइनस 7 एम्पियर और 18 एम्पियर 18 एम्पियर, दो माइनस में है, ठीक है। अब क्या बोलता है बह रही है, मतलब इतना धारा बह रही है, उसमें ब्रैकेट में लिखता है ऋणात्मक विद्युत धारा धनात्मक विद्युत धारा की विरोधी दिशा में। चलिए भाई ये तो पता ही है, केबल के मध्य से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब यहां से केबल के बीच से 10 सेंटीमीटर की, जो केबल बना है जैसे केबल मान ली 5 वायर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो सेंटीमीटर को आप मीटर में बदल लीजिए तो 10 × 10⁻⁻2 मीटर, मतलब या आप सीधा कीजिए ना भाई 10/100 कर दीजिए मीटर, 1 0 से 1 0 कट गया 1/10। ओके चलिए, तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान बताना है। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र का मान। इंग्लिश में पढ़ रहा हूं एक बार। 5 वेरी लॉन्ग स्ट्रेट इंसुलेटेड वायर्स आर क्लोजली बाउंड टुगेदर टू फॉर्म अ केबल फुल स्टॉप। Current carried by the wires are 20 ampere, -6 ampere, 12 ampere, -7 ampere and 18 ampere. Negative currents are opposite in direction to the positive. ठीक है, full stop. The field be at a distance of 10 centimeter from center of cable. 10 centimeter center of cable से 10 centimeter पे आपको बताना है। तो सबसे पहली बात, एक सीधे लंबे तार के कारण फील्ड क्या होता है, B = μ0I अपॉन 2πr। 2πr क्या है, डिस्टेंस है। तो अब अगर मैं यहाँ पे टोटल फील्ड निकालूं, B बराबर क्या होगा, पहले के कारण प्लस दूसरे के कारण प्लस तीसरे के कारण प्लस चौथे के कारण प्लस पांचवे के कारण, 5 वायर है, पांचवें के कारण ऐड कर देते हैं। तो B बराबर क्या हो जाएगा, B1 कितना होगा μ0I1 बाई 2πr प्लस μ0I2 बाई 2πr प्लस ये क्वेश्चन मैंने कराया है μ0I3 बाई 2πr प्लस μ0I4 बाई 2πr प्लस μ0I5 बाई 2πr। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए, R तो सबके लिए सेम है, इसके सेंटर से उधर पूछ रहा है, ठीक है, और μ0 कांस्टेंट 2π कांस्टेंट, तो जो कांस्टेंट है चेंज नहीं हो रहा उसको बाहर निकाल लेते हैं, μ0 2πr। अंदर में क्या बचा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5। ओके, अब इसमें ऊपर नीचे 2 का इंटू कर देते हैं, μ0
इंटू 2 अपॉन 4π/r। 2 का ऊपर नीचे क्यों इंटू किए हैं? ताकि म्यू नॉट बाई 2π हम 4π डायरेक्ट हम 10⁻⁷ लिख दें। अब आप यहाँ लिखिए I1 कितना है 20 प्लस I2 कितना है -6, तो यहाँ माइनस लिख लेते हैं -6। I3 कितना है +12, I4 -7, फिर ये कितना हो जाएगा +18। सारी वैल्यूज को पुट कर दिया आपने। इसके जगह पे आप क्या लिखेंगे 10⁻⁷, तो 10⁻⁷ इंटू 2 अपॉन r की जगह पे क्या है r 1/10 मीटर 1/10, और फिर इंटू इसको आप ऐड किए तो क्या हो गया 20 और 12 32 और 18 50 और -13। ठीक है, 10 ऊपर चला गया तो 10 इंटू 10⁻⁷ इंटू 2 इंटू ये हो गया 37। तो 37 इंटू 2 क्या हो जाएगा 74। 74 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, 74 इंटू 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 ये b आ गया। मैं यहां लिखता हूं b इज इक्वल्स टू 74 इंटू 10⁻⁻6, और इसको फिर मैं लिख सकता हूं 74, इतना टेस्ला है ना, b है तो टेस्ला, तो 74 और 10⁻⁻6 को क्या लिखेंगे माइक्रो टेस्ला। तो ये ऑप्शन में हमारा आंसर था सी, ये हो जाएगा 74 माइक्रो टेस्ला। अब तो कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ, अब कोई क्वेश्चन नहीं, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी लाइट शुरू हो। अब तो लाइट ही शुरू होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये समझ आ गया होगा। एक बार और निकला तो समझ नहीं आया होगा। ठीक है, समझ आ गया होगा। ठीक, नहीं समझ आया होगा तो मैंने 23rd लेक्चर में मैंने, या 22वें या 30वें लेक्चर में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक दिया है। उसमें आप लोग आके डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन डाल के मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, जिनको जो कुछ समझना हो। ये सिंपल मैंने बनाया है, इसमें भी अगर कुछ डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं। मेरे को टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा। चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे। थैंक यू।